संबंधित वक्तव्यों का ही शायद प्रभाव कि जो हमारी वर्कशॉप नित्य नवीन नूतन प्रतिमानों को छूती रही। दोस्तों, हमें बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है, वाणी गदगद हो रही है ये बताते हुए कि कल जब हमारे वर्कशॉप का समापन दिवस है, समापन सत्र में हमारे साथ में अपना आशीर्वाद देने के लिए हम सभी के बीच में होंगे हमारे सेंट्रल मिनिस्टर माननीय श्री रतनलाल कटारिया जी। जल शक्ति लक्ष्मी जी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मैम, अब आ रही है आवाज मेरी? डॉक्टर नमिता मैम? हाँ, बेटर है पहले से जी। तो हमें बताते हुए बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है कि यस, वी कैन स्टार्ट नाउ। ओके, कि कल हमारे मध्य में हमारे सेंट्रल मिनिस्टर श्री रतनलाल कटारिया जी, माननीय रतनलाल कटारिया जी हमारे मध्य में होंगे हमको आशीर्वचन देने के लिए। उनकी स्वीकृति, उनकी सहमति मिल गई है तो मित्रों, अब तक के वेबिनार के उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुनिया में ये एक बहुत बड़ी हमारे महाविद्यालय की, जिसको हम कहते हैं कि उपलब्धि है कि कल हमें आशीर्वाद देने के लिए माननीय रतनलाल कटारिया जी हमारे मध्य में होंगे। तो आप सभी से निवेदन कि कल विशेष रूप से हम लोगों को अपनी अनुशासन व्यवस्था को बनाकर रखना होगा। इसके विषय में मैं आपसे बाद में बात करूंगी। डॉक्टर नमिता मैम हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर नमिता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है। इसी के साथ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, बहुत अच्छे लगे हैं। इसी के साथ में बहुत बहुत इसी के साथ में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन हमारे कॉलेज के विदुषी प्राचार्य डॉक्टर वीरेंद्र गांधी जी का, जिनके सहयोग, जिनके आश्वासन, जिनके प्रोत्साहन से आज ये वर्कशॉप संपादित हो पा रही है। इसी के साथ में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन देश विदेश की कोने कोने से जुड़े हमारे प्रत्येक प्रतिभागी का। बहुत ज्यादा ना बोलते हुए सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं यह मंच सादर समर्पित करती हूँ नमिता मैम को कि मैम आज के सेशन के लिए आपका हार्दिक स्वागत है, अपने मंच को संभालें। Yeah. So good morning, everyone. Today we are going to discuss the next criteria number 6. So criteria number 6 is a very, very important criteria. And owing to which whatever we have learned as of now, this criteria also holds very, very important place. Now, basically, what we are going to discuss is a combination of many things which we have discussed today in the previous days. So just 1 minute, I'm presenting my PPT and then I'm in touch with you in just 2 minutes more. आप सभी प्रतिभागियों को मैं बता दूं, डॉक्टर नमिता मैम अपनी पीपीटी शो करने जा रही हैं। इसी वजह से आप लोगों को अभी कोई वॉइस शो नहीं हो रही है। मॉरिशस से हमारे साथ में प्रोफेसर के झा जी, सर बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है। लक्ष्मी जी शुरू कीजिए मैम। लक्ष्मी जी, आप 2-3 मिनट और 2-3 मिनट बात करिए। वो कनेक्ट होने में इशू आ रहा है। 2 मिनट लगेंगे। आप तब तक आप कल की आइडिएशन वर्कशॉप के बारे में 2 मिनट बात कर लीजिए कि हम मतलब कैसे संपन्न करेंगे उसको। आप मुझे एक वर्ड फाइल में सबके आइडियाज को कोडेट करके भेज देना, मैं इसका इवैल्यूएशन करूंगी। मैं आज आपको भेजती हूँ।
3 प्रतिभागियों को हम लोग एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देंगे आइडिएशन वर्कशॉप के। जी मैम। जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उनसे दिलवाएंगे। मैं आपसे 2 मिनट में जुड़ रही हूँ, सिर्फ 2 तकनीकी की प्रॉब्लम की वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रही, तो मुझे वो कनेक्ट करनी जरूरी है। तब तक आप 2 मिनट बात करिए। कोई ना, प्लीज आप आराम से कीजिए। बहुत सारे प्रतिभागियों की बहुत सारे आइडियाज हमारे पास आए। उन सबको मैं पढ़ रही थी और सोच रही थी कि इनमें से कौन सा आइडिया बेस्ट हो सकता है। मेरा भी मन हुआ था कि मैं भी इसमें सहभागिता करूं। अपनी टैक्टिकल टीम के संग में मेरी भी बातचीत हो रही थी, लेकिन बाध्यता कि हम लोग इसमें अपनी सहभागिता नहीं कर सकते थे। देखते हैं कि डॉक्टर नमिता मैम किसके आइडियाज को चुनते हैं, और कल हमारे चीफ गेस्ट के हाथों ऑनलाइन किसको वो सम्मान पत्र मिलता है। जैसे कि अभी डॉक्टर नमिता मैम ने बताया कि 1 नहीं 3 प्रतिभागियों का चुनाव किया जाएगा, तो वो प्रतिभागी कौन है कल का दिन बताएगा। तो कल का दिन आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि रिजल्ट निकलने वाला होता है, हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं, कुछ वैसी ही पोजीशन कल होगी। बहुत सुंदर सुंदर आइडियाज आए कि कोविड-19 में हम किस तरह से एक्टिविटीज कर सकते हैं, किस तरह से इनोवेटिव प्रोग्राम्स कर सकते हैं। बहुत अच्छे आइडियाज, बहुत अच्छे आइडियाज। प्रोफेसर झा जी, अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप अपना वीडियो ऑन कीजिए जब तक डॉक्टर नमिता मैम आ रहे हैं हमारे साथ में, या फिर हमारा कोई अन्य पार्टिसिपेंट्स जो अपनी कोई बात कहना चाहता हो। स्वागत है, क्योंकि कुछ समय का समय हमारे पास है, कुछ क्षणों का, हम लोग उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। नहीं, नाम निकाल लेती हूँ। हाँ जी, मैं मेरे पास वो जुड़ गई है पीपीटी, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है? हाँ मैम, ठीक, ओके, मैं इधर से बंद करती हूँ अपने आप को। हाँ ठीक है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। तो सभी ठीक है, सभी को बहुत नमस्कार। आज का क्राइटेरिया क्राइटेरिया 6 है, जिसके अंदर हम गवर्नेंस, लीडरशिप और मैनेजमेंट की बात करेंगे। ये क्राइटेरिया आपका 100 नंबर का है। तो ये जितना भी क्राइटेरिया आज की हम बात करेंगे, क्राइटेरिया 6 की, ये क्वालिटेटिव मैट्रिक्स है। आपको हर एक में 500 शब्दों में रिपोर्ट बनानी है, और उस रिपोर्ट के कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, क्या कैसे करना है, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। सबसे पहला है 6.1.1। इसमें आपको विजन और मिशन स्टेटमेंट देनी है। तो सबसे पहले मैं विजन और मिशन स्टेटमेंट की बात करूँ। विजन का क्या मतलब होता है कि आपका फ्यूचर क्या आप सोच रहे हैं। कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसकी विजन होती है कि मैं पूरे देश को बदलूंगा, या मैं बड़ा होकर ऐसे करूंगा, या बड़ा होकर वैसे करूंगा। तो जो भी फ्यूचर की स्टेटमेंट्स हैं, जो कि बहुत लार्जर व्यू में हम लोग सोचते हैं, उसको हम विजन कहते हैं। और जो आज की डेट में हमारे पास है, तो उसको हम मिशन कहते हैं। तो विजन और मिशन, इनका आपस में मैपिंग होना बहुत जरूरी है। इधर आप कह रहे हैं कि हम पढ़ाना चाहते हैं, और उधर आप एग्रीकल्चर में लग जाएंगे, तो विजन और मिशन आपकी मैच नहीं करेगी। हमेशा विजन और मिशन स्टेटमेंट्स को मैच करना जरूरी है। विजन में आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में कहाँ पे लेके जाना है, उसके बारे में फ्यूचरिस्टिक बात होती है। और मिशन स्टेटमेंट, जो आज आपका कार्य है या आज आपके हाथ में आप जो कर रहे हैं, वो आपका मिशन है। तो विजन और मिशन स्टेटमेंट का मैपिंग और उनका कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगी कि आप श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे जाइए। उनका सेल्फ स्टडी रिपोर्ट में ये सबसे अच्छा गिवन है। मैं लक्ष्मी को बोलूंगी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी को कुछ अच्छे अच्छे कॉलेजेस के मैं नाम आपको बताऊंगी, जो ए कैटेगरी के हैं, ए प्लस कैटेगरी के हैं, और ए प्लस प्लस कैटेगरी के हैं। उनके सबके क्राइटेरिया वाइज रिपोर्ट्स डाउनलोड करवा लीजिए। और जो भी नैक का विषय में जो भी कार्य कर रहे हैं, आप उनको पढ़ने के लिए दीजिए कि इन रिपोर्ट्स को लिखा कैसे जाता है।
मैं इसको होलिस्टिक व्यू में सारा बता रही हूँ आपको, पर आपको जो लिखने का तरीका, उन रिपोर्ट्स से बहुत आपको मदद मिलेगी। मैंने जितनी भी अभी तक रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, क्योंकि मैं काफी जगह ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ, तो मुझे एसआरसीसी की वेबसाइट का विजन और मिशन स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने बताया हुआ है कि वो फ्यूचर में एजुकेशन को एक्सीलेंस की तरफ ले जाएंगे, फ्यूचर में वो मीडिया कोर्सेज चालू करना चाह रहे हैं, फ्यूचर में वो ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे कि लोग उनसे कंसल्टेंसी का ऑफिस भी खोल सके। इस तरह की स्टेटमेंट्स बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो आप ऐसे बहुत सारे मिशन स्टेटमेंट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। डाउनलोडिंग करने के बाद आप अपने कॉलेज की कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के साथ आप बैठिए, अपने गवर्निंग काउंसिल के साथ बैठिए, अपनी प्रिंसिपल के साथ बैठिए, और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन आपका इस पे होना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में, अब जैसे मैंने आपको ये आइडिएशन वर्कशॉप करी है, तो विजन और मिशन स्टेटमेंट की मैं, मेरे हिसाब से तो मैं आपको बहुत ही अच्छा एक आइडिया दे रही हूँ। जितने भी क्वालिटेटिव मैट्रिक्स है जिसके अंदर आप अपने इनोवेशंस या अपने विचार हर कॉलेज के अपने आ सकते हैं, तो उससे आइडिएशन वर्कशॉप्स आप करिए, उससे आपको आइडियाज आएंगे, आप अपने कॉलेज में उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, और इससे आपको नैक में बहुत ही एडवांटेज मिलेगा। और कई बार क्या होता है कि एक ही एक्टिविटी बहुत सारे क्राइटेरियाज में आप दिखा सकते हैं कि सोशल आउटरीच में ये हुआ, कम्युनिटी सर्विस आपने ये करी, फिर एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस में आ जाता है, फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस में आ जाता है, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। तो कई बार एक एक्टिविटी के मल्टीपल स्पिल ओवर पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। तो विजन मैंने आपको बताया कि फ्यूचरिस्टिक होता है, और मिशन जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो है आपकी। तो विजन और मिशन स्टेटमेंट्स की मैपिंग आपको ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूट्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में करानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं दूसरी बात पे आती हूँ, नेचर ऑफ गवर्नेंस। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे गवर्न कर रहे हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या क्या आपकी पॉलिसीज हैं, कैसे कैसे प्रोग्राम्स हैं, कैसे कैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। अगर आपको एक कार्य करना है और उस कार्य को लेकर अगर आप कोई पॉलिसी बनाते हैं, तो हम उसको स्ट्रेटेजी कहते हैं। स्ट्रेटेजी प्रोग्राम स्पेसिफिक होती है। और अब जैसे मैं एक MHRD का सेंटर लेना चाहती हूँ, तो मैं उससे रिलेटेड अगर पॉलिसी बनाऊंगी, तो ये मेरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी। अभी अगले पॉइंट पे इसकी सारी जितने भी मैं अभी ओवरव्यू दे रही हूँ, इसकी सभी सभी की एक्सप्लेनेशन डिटेल में आएगी। ये हम 6.1.1 की बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल विजन, मिशन एंड लीडरशिप। देखिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपकी प्रिंसिपल का लीडरशिप रोल बहुत ही अच्छा है। जैसे मैं काफ़ी लोगों के विचार पढ़ चुकी हूँ कि आपकी कॉलेज की प्रिंसिपल वीरेंद्र गांधी जी बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप्स लेती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल को एक्सीलेंस की तरफ लेके जाती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को नए नए इस तरह के कार्यक्रम कराती हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छे हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छे हैं, लीडरशिप के प्रोग्राम्स करवाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाती हैं। तो ये मतलब आपका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, विजन और मिशन स्टेटमेंट्स के लिए आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करवाइए, और इसको ब्रॉडर व्यू में आफ्टर डीप स्टडी ऑफ एटलीस्ट 50 कॉलेजेस सेल्फ स्टडी रिपोर्ट आप अपने कॉलेज की विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स को बना सकते हैं। विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स बनाने के बाद आपका नेचर ऑफ गवर्नेंस आता है कि आपके कॉलेज की गवर्नेंस कैसे होली है, कौन कौन से गवर्निंग काउंसिल्स आपको कर रहे हैं। जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारा है, उनके हमारे सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस उससे गवर्न होते हैं। तो इसी तरह से जहाँ जो भी जैसे गवर्न हो रहा है जिस कॉलेज भी, तो उसको आपको आपकी गवर्नेंस की पॉलिसीज आपको बनानी है। उसके बाद है पर्सपेक्टिव प्लान। इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। हमेशा नैक जो है वो पोस्टमार्टम है। पोस्टमार्टम का मतलब समझते हैं कि इंसान जब मर जाता है तो उसका पोस्टमार्टम होता है कि ये क्यों मरा, कैसे मरा, किस रीजन से मरा, कितने बजे मरा, क्या रीजन था। इस तरह की बातें हम लोग करते हैं। हालांकि ये एग्जाम्पल नेगेटिव है, बट मुझे ये बताना आपको जरूरी था। पर्सपेक्टिव प्लानिंग की जो मैं बात कर रही हूँ, ये थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है। पर्सपेक्टिव प्लान में हम उस प्लानिंग के बारे में और उस चीज के बारे में बताएंगे जो हम कर चुके हैं। जो हम करना चाहते हैं वो फ्यूचरिस्टिक है। ये जो है ये पोस्टमार्टम है, या आफ्टर मैथ भी कहते हैं इसको। आफ्टर मैथ का मतलब है कि जो कार्य हो चुके हैं उनका ब्यौरा देना। तो पर्सपेक्टिव प्लानिंग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पिछले 5 सालों की आपने करी थी, और क्या उस प्लानिंग के हिसाब से आप उन चीजों को कर पाए हैं,
एक्शन टेकन रिपोर्ट अगर कर पाए हैं तो कहाँ से आपके पास फंडिंग आई, कैसे कैसे आपने मूव किया, उसका आपको ब्यौरा देना है। तो इसका डिटेल मैं आपको अभी बताऊंगी। और जहां तक हो सके आप ऑर्गेनाइजेशन की हर छोटी से छोटी चीज में पार्टिसिपेटरी अप्रोच रखिए। जितना पार्टिसिपेटरी अप्रोच होगी उतना डेमोक्रेटिक होगा, उतनी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होगी, सभी स्टेक होल्डर्स के साइन होंगे, सभी स्टेक होल्डर्स की उसमें अगर बात को माना जाएगा, सभी स्टेक होल्डर्स का रिप्रेजेंटेशन होगा, तो कहीं किसी भी बात पर कॉलेज प्रॉब्लम में नहीं आ सकता, क्योंकि ये संयुक्त निर्णय है। आप समझ रहे हैं, जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये, और जॉइंट डिसीजन मेकिंग है। तो इस चीज का तो एक लीडर को, एक प्रिंसिपल को, एक कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी को हर चीज में, जो भी आपके काउंसिल बने हुए हैं, जो भी आपकी कमिटीज बनी है, हमेशा याद रखिए सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के साइन होने चाहिए। चाहे उसमें कन्वीनर और प्रिंसिपल के तो हो ही, पर मेरे कॉलेज की ये प्रैक्टिस है कि मैं सभी लोगों से हर चीज पे साइन लेती हूँ, क्योंकि बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो ये संयुक्त निर्णय है, इसके अंदर सभी का पार्टिसिपेशन था, सभी का रिप्रेजेंटेशन था, तो कोई भी आवाज उठाने के लायक रहता ही नहीं है। तो कोई भी प्रॉब्लम्स आने से पहले उसको जड़ से मिटाना जरूरी है। तो अगर आप पार्टिसिपेटरी और जॉइंट डिसीजन मेकिंग रखेंगे कॉलेज में, गवर्नेंस को लेकर, लीडरशिप को लेकर, पॉलिसी मेकिंग को लेकर, प्रोग्राम्स को लेकर, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को लेकर, डिप्लॉयमेंट प्लानिंग को लेकर, तो आपको जहां तक हो सके सभी स्टेक होल्डर्स का, जो जो भी उस डिसीजन मेकिंग से जुड़े हैं, उनका आपको साथ चाहिए, उनके आपको साइन चाहिए, और उनका आपको जॉइंट डिसीजन मेकिंग में पार्ट चाहिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आने वाली है, और आप अपनी इंस्टीट्यूट को बड़े एक हायर स्केल पर लेकर जा सकते हैं। ये जितनी भी मैंने अभी आपको 5 बातें बताई हैं, इससे 10 नंबर आपको नैक देता है। और ये क्वालिटेटिव मैट्रिक्स ही पूरा क्वालिटेटिव मैट्रिक्स है, आपको कहीं पे भी नंबर नहीं देना है, आपको सब जगह आपको सिर्फ एक पॉलिसी की बात करनी है। और मैं आपको कल नंबर ऑफ पॉलिसीज बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी पॉलिसीज बनानी है। ये मैं आपको जब कंक्लूड करूंगी सेशन, तो मैं आपको कुछ नई बातें और भी बताने की कोशिश करूंगी कि कैसे गवर्नेंस की जाती है, कैसे चीजों को किया जाता है, ताकि कॉलेज में प्रॉब्लम कम से कम आए। अब जैसे आप ये देखिए कि आप आज की डेट में ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं कि आप कभी भी प्रॉब्लम में ना आना चाहें, तो आपका ये रहना चाहिए कि जितने लोगों का पार्टिसिपेशन उसमें रहेगा, उतनी आपको प्रॉब्लम कम रहेगी, उतनी डिसीजन मेकिंग में सभी का रोल रहेगा, नीचे रहेगी। आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आपके पास एक कमेटी में 10 की जगह 20 लोग हैं, अच्छी बात है, लोग अपना अपना विजन रखते हैं, अपनी अपनी स्टेटमेंट रखते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखते हैं। सबसे पहले अब इस एक्टिविटी जो आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है, इसके बाद आप हर पॉलिसी के ऊपर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, अगर मैं आपको 20 पॉलिसीज बनाती हूँ तो आप 20 दिन की ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखिए, बेशक मैं उसको चेयर कर दूंगी। और जो जो आपकी जो भी लिखित में लीजिए, जिससे भी लीजिए लिखित में लीजिए कि आप क्या चाहते हैं कि कॉलेज का विजन और मिशन स्टेटमेंट हो। इसकी वर्कशॉप की चेयरिंग मैं कर दूंगी, बट मैं एक ही दिन प्रेजेंट रहूंगी, और सारी जैसे आपने पॉलिसीज भेज दी, तो मैं अगले दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए कनेक्ट होकर आपको जो राइट स्टेटमेंट्स है उनके बारे में आपको टिक कर दूंगी कि ये आप अपनी कॉलेज की पॉलिसी स्टेटमेंट में आप डाल सकते हैं। पर मुझे जो भी आप दीजिए प्लीज लिखित में दीजिए, क्योंकि समय की कमी होने के कारण मैं पूरे टाइम नहीं जुड़ पाऊंगी। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के बाद जो उसका आउटपुट है वो मुझे मेल करिए। मैं अगले दिन नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जो आपने शुरू किया है उसका मैं आउटकम आपको बता दूंगी कि ये मुझे स्टेटमेंट सही लगी हैं और ये पार्टिसिपेंट की कंट्रीब्यूशन है। आरती जी, डिस्टर्बेंस आ रहा है थोड़ा? मेरी आवाज आ पा रही है सबके पास? डॉक्टर नमिता मैम, मेरी आवाज, डॉक्टर नमिता मैम आवाज आ रही है? ठीक है। मेरा सभी प्रतिभागियों से एक बहुत ही विनम्र निवेदन है कि प्लीज आप लोग अपने माइक्स, अपना वीडियोस ऑफ कर दीजिए। डॉक्टर आरती मैम, Vijaydeep Gaur sir, you are requested not to present yourself, otherwise I will remove you from the meeting. आरती मैम प्लीज जहाँ पे भी डिस्टर्ब आप रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है। नमिता मैम प्लीज। सॉरी, मेरे को थोड़ा सा मेरे फ्लोज को अफेक्ट होता है, तो मुझे फिर से वो आइडियाज को अपने माइंड में लेके आना पड़ता है, कई चीजें मैं भूल भी जाती हूँ, ह्यूमन है हम लोग। तो मैं आरती और आपकी प्रिंसिपल मैडम जो और भी इसमें पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं,
तो अभी क्योंकि आपका नैक का साइकिल या आने वाला है या आने वाला होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कंटिन्यूअस काम है और नैक आपको परमिशन देती है कि आप कोई भी चीज कभी भी अपडेट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार विजन और मिशन स्टेटमेंट बना लिया तो आपकी काम खत्म हो गया। ये एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, क्योंकि जिस सिनेरियो में अब जैसे आज के हम सिनेरियो की हम एग्जांपल मैं आपको दूंगी, हमने कभी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की स्ट्रेटजीज पे जोर नहीं दिया था कोविड के आने से पहले, पर अब कोविड के आने के बाद हमें सारी पॉलिसीज को और सभी चीजों को पेपरलेस करना है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो इसीलिए विजन और मिशन स्टेटमेंट्स को, सारी पॉलिसीज को आपको वैसे भी रिविजिट करना ही है। पोस्ट कोविड एरा में जो पॉलिसीज आपकी अभी तक नैक की चल रही थी वो नहीं चलेंगी। अगर आपको वही पॉलिसीज चलानी है तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नीचे लेके जा रहे हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को स्केल्स पे लेके जाना है, हाइट पे लेके जाना है, तो आपको इस तरह के सेशंस जो जिसके अंदर पॉलिसी को रिविजिटिंग या पॉलिसी और इसके भी आप मिनट्स रखेंगे, इसको हम कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के अंदर एक फ्रेम, अगर आपकी ऐसे कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी नहीं है तो आप इसको इमीडिएटली फॉर्म कर लीजिए। कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी में सबसे ऊपर आपके गवर्निंग काउंसिल रहेंगे, उसके बाद आपकी प्रिंसिपल रहेंगी, उसके बाद आपके एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्री होगा जिसको हम ऑर्गेनोग्राम कहते हैं। ऑर्गेनोग्राम की बात मैं आपको दोबारा भी बताऊंगी। उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक दो में डिवाइड करना है। किस किस की क्या क्या जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको आप लिखना पड़ेगा। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल एक पियोन है, तो पियोन का क्या काम है, अगर आपके कोई रूल्स हैं तो उस रूल्स को आपको स्टेट करना है। और ऑर्गेनो ट्री में अगर आप फोटो, ईमेल आईडी और एक ट्री की तरह, जैसे हम लोग अपना फैमिली ट्री बनाते हैं, वैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन का ट्री बनाना है, उसको हम ऑर्गेनोग्राम कहते हैं। ऑर्गेनोग्राम कैसे बनता है, क्या होता है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अभी आपको डिटेल में और बताऊंगी, बट मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले आपकी गवर्निंग बॉडी आती है, उसके बाद प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल के बाद आपकी दो में डिवाइड हो जाती है, एक एकेडमिक और एक एडमिनिस्ट्रेटिव। और एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल के नीचे एक कमेटी बननी चाहिए जिसको बोलते हैं कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी। वो सारे ही सेल्स को, सारी ही चीजों को मॉनिटर करेगी। उसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट के टीचर इंचार्जेस हैं, IQAC कन्वीनर है, नेक कोऑर्डिनेटर है और नॉन टीचिंग के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, ऐसे लोगों को आपको मेंबर बनाना चाहिए। क्योंकि और स्टूडेंट काउंसिल, स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन भी कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी में आप जरूर रखिए। विमेन का पार्टिसिपेशन आपको रखना है, SC ST OBC और EWS ऐसा नॉमिनेशन रखना है, दिव्यांग अगर कोई टीचर है तो वैसा रिप्रेजेंटेशन भी आपको रखना है। तो तुरंत ही इस वर्कशॉप के बाद जिसने भी कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी नहीं बनाई है वो बनाइए, जिसके अंदर सभी की प्रतिभागिता रहेगी, सभी का रिप्रेजेंटेशन रहेगा। अगर आपके ऐसे लोग रहेंगे तो वो अपना अपना इंटरेस्ट वॉच कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव का आ गया, अकाउंट्स का आ गया, आपके जो गार्ड्स हैं उनका आ गया, उसके बाद आपके नॉन टीचिंग का मैंने आपको बता दिया, टीचिंग स्टाफ का आ गया, टीचर इंचार्ज हर डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेशन आप ले सकते हैं। उसके बाद आप जैसे आपका कोई मेडिकल से लेकर है तो आप कॉलेज की नर्स या डॉक्टर को उसमें डाल सकते हैं। और ओवरऑल मतलब जो भी कॉलेज के अंदर ऑन रोल्स हैं ऐसे लोगों को आपको कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी में डालना है, बाहर के बंदे नहीं आएंगे इसमें। उसके बाद आपने पॉलिसी, विजन और मिशन की बनानी है, जिसके जैसे कि मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया कि इस वर्कशॉप के बाद एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन आप कराइए पॉलिसीज के ऊपर कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, एकेडमिक पॉलिसी और ये सब कैसे पॉलिसी, जो जो भी मैं आपको नाम बोलूंगी उसके अंदर आपके क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। जैसे कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी क्या क्या इश्यूज को चेक करेगी, उसके बाद आपकी वुमेन डेवलपमेंट कमेटी ये किस किस को चेक करेगी, क्योंकि आप प्लेसमेंट पॉलिसी किस किस चीज़ों को ध्यान में रखेगी और वो कैसे कैसे वर्क करेगी। तो इसके ऊपर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन लक्ष्मी जी जरूर कराइए, क्योंकि पॉलिसीज को लेकर नैक बहुत सेंसिटिव होती है। हर चीज को वो देखेगी, पर उससे पहले वो आपसे कभी भी जो टीम विजिट आती है वो पूछ सकती है आपसे कि इसकी पॉलिसी क्या है। तो हमेशा पॉलिसी मेकिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। पॉलिसीज बन जाएंगी, टीम्स बन जाएगी, काम ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। तो ये मैं आपको बेस लेवल के काम बता रही हूँ, जो कि क्राइटेरिया 6 के अंदर या हर क्राइटेरिया के अंदर पॉलिसीज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 6.1.2 की, इफेक्टिव लीडरशिप इज विजिबल इन वेरियस इंस्टीट्यूट पॉलिसीज सच एज डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो भी आप पॉलिसीज बनाएंगे वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। अगर मैं ऐसा कहूं कि मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूं और अगर एक वॉशरूम का नल भी खराब हो गया तो वो भी मैं करूंगी, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हर एक को जो काम शोभा देता है वही करे और बाकी का काम वो डेलीगेट करे।
जैसे मेरा काम है एक ओवरऑल कॉलेज की गवर्नेंस को देखना, पर गवर्न करने वाले लोग, एक्शन करने वाले लोग कोई और होते हैं। एक सेकंड के लिए मैं अपना माइक ऑफ करूंगी, मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। कुछ नहीं है, अच्छा माइक है यार। हाँ जी, हम लोग इसकी बात कर रहे थे। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप सारे? जी मैम, जी आपकी मैम। आवाज सही हाँ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमने 6.1.1 को डिस्कस कर लिया, वो क्वालिटेटिव मैट्रिक्स है जिसमें विजन मिशन स्टेटमेंट की बात करी, नेचर ऑफ गवर्नेंस की बात करी, पर्सपेक्टिव प्लान जो मैंने आपको बताया कि क्योंकि नैक में हमें पिछले 5 सालों का काम दिखाना होता है, तो पिछले 5 सालों की क्या प्लानिंग रही थी और क्या क्या आप उसमें अचीव कर पाए और क्यों अचीव कर पाए, क्यों नहीं अचीव कर पाए, इस तरह की आपको स्टेटमेंट्स के बारे में हम लोग बताना पड़ेगा। रोल ऑफ टीचर्स डिसीजन मेकिंग में क्या है, उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है। 6.1.2 मैं आपको ये रिवीजन थोड़ा सा करा रही हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट सारी क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स हैं, तो इसमें आप जितना सेल्फ स्टडी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे उतना आप अपनी स्टेटमेंट्स को अच्छा कर सकते हैं और वो आपको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। मेरा मकसद जो सेल्फ स्टडी रिपोर्ट्स को रीडिंग करने का ये नहीं है कि आप वहां से कॉपी पेस्ट कर दीजिए, आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको कॉलेज में दिखाना पड़ेगा, उसके प्रूफ्स दिखाने पड़ेंगे। तो ये सिर्फ आपकी उसके लिए है कि आपका जो कॉलेज का गवर्नेंस है, कॉलेज की चीजें हैं, वो अच्छे लेवल पर चले। तो इस चीज के लिए मैं थोड़ा सा कहूंगी कि ये सिर्फ लिखने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग आपको अपने कॉलेज के लेवल पे ही करनी पड़ेगी। उसके बाद है 6.2 स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पर्सपेक्टिव प्लान्स जो पिछले 5 साल की रिपोर्ट है वो हो चुके हैं, उसके बारे में आपको इसमें डिटेल देनी है। और उन स्ट्रेटेजिक प्लान की इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट कितनी हुई है, डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप उसको कितना कर पाए हैं, उसके बारे में आपको देना है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल अपनी रिपोर्ट में लिखा था, सेल्फ स्टडी रिपोर्ट में जब मेरा नैक एक्रेडिटेशन हुआ था कि मैं एक सेमिनार रूम बनवाऊंगी, तो क्या मैं वो सेमिनार रूम बनवा पाई, क्या मैं ऐसा कर पाई, अगर कर पाई तो मेरे पास कहाँ से फंड्स आए, तो उसका आपको पूरा डिटेल्ड मेंशन करना पड़ेगा। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है अचीवमेंट ऑफ द प्लान्स व्हिच हैव बीन फ्रेम्ड इन द पास्ट 5 years फॉर व्हिच द नैक नीड्स योर रिपोर्ट। तो आप इसका मतलब समझ पा रहे हैं, पर्सपेक्टिव प्लान का मतलब जो काम हो चुका है, और डिप्लॉयमेंट का मतलब भी आपने जो प्लानिंग की थी पिछले 5 सालों में उसका क्या सिनेरियो है, क्या आप उसमें से कुछ चीजें बाकी हैं या कुछ चीजें कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, इसका आपको इंफॉर्मेशन आपको इसमें देनी पड़ेगी। उसके बाद है 6.2 स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर 6.2.2 पे मैं आ रही हूँ। Functioning of institutional bodies is effective and efficient as visible from policies, administrative setup, appointment, service rule, procedure. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी इंस्टीट्यूशनल बॉडीज की फंक्शनिंग को बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई कोर्स को स्टार्ट करना है, तो हम पहले उसको डिपार्टमेंट से पास कराएंगे, डिपार्टमेंट के बाद हम हमारी एक काउंसिल होती है, स्टाफ काउंसिल, उससे पास करवाएंगे। स्टाफ काउंसिल एकेडमिक काउंसिल को लिख कर देगी, एकेडमिक काउंसिल यूनिवर्सिटी के अंदर जो मीटिंग्स होगी वहां पे वो कोर्स पास होता है। तो इस तरह से बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो इसी तरह से हर इंस्टीट्यूट का, सेंट्रल का, स्टेट का, प्राइवेट का अपना अपना तरीका है कि वो कैसे कैसे नए कोर्सेज को स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे कैसे आपके इंस्टीट्यूशनल की फंक्शनिंग हो रही है, छोटे छोटे रूल्स, पॉलिसीज और अपॉइंटमेंट रूल्स, प्रोसीजर्स, जिस तरह से भी आप अपॉइंटमेंट करते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं एक कोई भी एडहॉक अपॉइंटमेंट करती हूँ, तो एडहॉक अपॉइंटमेंट करने के लिए मुझे SC ST OBC और EWS इनके लाइजनिंग अफसर्स को बिठाना पड़ता है, प्रिंसिपल को बैठना पड़ता है, टीचर इंचार्ज को बैठना पड़ता है। टीचर इंचार्ज में एक सीनियर टीचर जो सीनियोरिटी से रोटेशन से आ रहा है उसको बैठना पड़ता है, तब हम जाकर एक एडहॉक अपॉइंटमेंट करते हैं, सभी के साइन होते हैं। और एडहॉक अपॉइंटमेंट रूल्स 4 महीने की होती है।
तो ये जो भी रूल्स हैं आपकी वेबसाइट के, उसके लिंक्स और उसके हार्ड कॉपीज नैक विजिट में आपसे मांगे जा सकते हैं, क्योंकि ये मैं आपको सारा ही बता रही हूँ, ये सारा ही क्राइटेरिया जो है वो टीम विजिट आकर देखती है। आपको सिर्फ इसकी क्वालिटेटिव रिपोर्ट 500 शब्दों में देनी है, बट इसकी जो वेरिफिकेशन वो करती है वो नैक पर्सनली आके टीम विजिट पे करती है। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस इन द एरियाज ऑफ ऑपरेशंस। अब इसमें आपको 6.2.3 में हर चीज को आपको ये बताना है कि आपकी ऑनलाइन है और आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि हम कोविड एरा में हैं। मैंने अपना जो रिवाइज एक्रीडेशन फ्रेमवर्क में जब कराया था, हम उससे पहले ही ये स्टेप्स ले चुके थे। हमारी एडमिशन ऑनलाइन है, हमारे एग्जाम मतलब जो भी हम लोग असाइनमेंट्स हैं, टीचर्स को हमने पॉलिसी बनाई हुई है कि हम ऑनलाइन असाइनमेंट्स से उसके हमने वो रखे हुए हैं, रिपोर्ट्स रखे हुए हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग्स अब जैसे लॉकडाउन पीरियड है, मैंने अपने कॉलेज के सारे डिपार्टमेंट्स को एक रिक्वेस्ट करी है कि आप पेरेंट टीचर मीटिंग जूम पे करिए, डिपार्टमेंट वाइज करिए, बच्चों को मोटिवेशन दीजिए। पेरेंट्स के साथ मिलकर अगर टीचर भी उनको थोड़ा सा समझाएगा और प्रिंसिपल भी साथ में जुड़े, तो उस चीज की मिनट्स हम लोग रखेंगे। हम लोग हर साल हर सेमेस्टर के बाद कोशिश ये करते हैं कि एक पेरेंट टीचर मीटिंग करें। पेरेंट टीचर मीटिंग करने से ये रहता है कि बच्चों को भी डिसिप्लिन में रहते हैं और पेरेंट्स को भी उनके बारे में पता चलता रहता है। तो ये आप अपने लेवल पर कोई भी पॉलिसीज बना सकते हैं। आप अकाउंट्स, फाइनेंस के आपके फाइनेंशियल ऑडिट्स पूरे हो रहे हैं, एकेडमिक ऑडिट्स पूरे हो रहे हैं, आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, आप जो भी चीजें कर रहे हैं आपको ई गवर्नेंस के नंबर मिलते हैं। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो प्लीज आप इसको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दीजिए। आज की डेट में ऑनलाइन में कन्वर्ट करना सभी के लिए आसान है, क्योंकि सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आ चुके हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की महत्वता के बारे में भी उनको बहुत जानकारी हो चुकी है कि हम लोग बिना डिजिटलाइज किए, पेपरलेस हुए बिना, अब कोविड एरा में आगे आने वाले 2-3 साल तक पता नहीं ये सिचुएशन कब संभलेगी, कब सुधरेगी। लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है, तो हमें इस सिचुएशन में नए लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को सीखना चाहिए। और मैं आपके प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मूडल्स की वर्कशॉप करवाइए। मूडल्स एक सॉफ्टवेयर है जिसमें टीचिंग, नॉन टीचिंग पूरे कॉलेज को आप ऑनलाइन रन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ आइटम्स में आपको बताना चाह रही हूँ, जैसे जो आप सपोर्ट सिस्टम्स प्रोवाइड करते हैं या ई सिस्टम्स आप गवर्नेंस में ला सकते हैं। जैसे उसमें कई चीजें मैं आपको एग्जाम्पल की तरह बता रही हूँ, तो आप इसको मतलब नेक्स्ट उसमें मैं पॉइंट में बताऊंगी जब हम इस पे आएंगे। फैकल्टी एम्पावरमेंट स्ट्रेटेजीज है 6.3, इसके 30 मार्क्स है। Average percentage of teachers provided with financial support to attend conference workshop towards membership fee or professional bodies during the last 5 years, इसके 10 नंबर है। इसमें मैं आपको बताऊंगी, इसमें आपको परसेंटेज क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स है, इसमें आपको परसेंटेज में बताना है कि आपने अब जैसे इस कार्यक्रम की फीस रखी जा रही है 960 रुपए है या कितनी है मुझे ध्यान नहीं है। तो जहां जहां से भी जिस ऑर्गेनाइजेशन से भी आपके पार्टिसिपेंट्स आए हैं, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन उनको रिफंड दे रही है उस पैसे का? क्यों? क्योंकि इससे उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रही है। और एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का एक फर्ज बनता है कि कोई भी टीचर अगर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहा है, कोई सेमिनार, वेबिनार, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है और उसको वो जेन्युइनली अटेंड कर रहा है, उसकी फी रिसीट है उसकी, तो आपको उस फीस को रिफंड करना चाहिए। पर इसकी एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की एक लिमिटेशन होती है कि हमारे पास एक लिमिटेड फंड है। पानी लेके आओ। हमारे पास एक लिमिटेड फंड होता है कि उसमें ये नहीं होता है कि हम सभी टीचर्स को, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैं एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ और मुझे तो रिसर्च से इतना ज़्यादा प्यार है कि मैं सारा दिन ही हर दूसरे तीसरे दिन मैं एक प्रोग्राम अटेंड कर रही हूँ। किसी की 3000 फीस है, किसी की 4000 है, किसी की 1000 है, किसी की 2000 है। तो मेरे शौक मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरा कॉस्ट बियर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसको सभी टीचर्स का देखना है, सभी टीचर्स के बारे में सोचना है। तो आपको अगेन यहाँ पे एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हमारे पास हम लोग जैसे एनुअल बजट की बात करते हैं कि हमारे पास ये बजट है, तो हम उसको हर डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। हर डिपार्टमेंट में बांटने के बाद
हम ये इंफॉर्मेशन टीचर इंचार्जेस को और एक स्टाफ मेंबर्स को भेज देते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट वाइज इतना फंड अवेलेबल है कि हम अपने टीचर्स को रिफंड कर पाए। तो हर चीज की एक लिमिटेशन है, उन लिमिटेशंस को टीचर्स को भी समझना चाहिए। अनलिमिटेड अमाउंट तो है नहीं है, पर अगर आपको कोई फंडिंग देता है कि ठीक है आपका एलुमनाई कोई बहुत ही अच्छे लेवल पर है, इंडस्ट्रिस्ट है, और वो आपको पैसा दे रहा है कि जितने भी कॉन्फ्रेंस है, जितना भी आपको लेक्चर कैप्चरिंग सिस्टम्स बनवाने हैं, जितना भी सपोर्ट सिस्टम है, वो सब हम फंड करेंगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप डॉक्यूमेंट कर दीजिए। बट अगर कॉलेज फंड कर रहा है तो कॉलेज की पॉलिसीज आपको बनानी चाहिए कि हमें हर डिपार्टमेंट के पर टीचर की इतना फंड अवेलेबल है, इसके बाद अगर आपको जो भी करना है आपको अपनी पॉकेट से करना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपको नैक कभी भी नहीं कह सकती कि इस टीचर को आपने रिफंड क्यों नहीं दिया। आप वो पॉलिसी दिखा सकते हैं कि हमारे पास टोटल इतना फंड होता है, इस फंड में हम इतने सारे टीचर्स को 100 टीचर्स को अकोमोडेट करना है, तो हमारे पास 1000 रुपए हैं या 1200 है या 1300 है या 5000 है या 10,000 है। हर एक कॉलेज का अपना फंड होता है, हर एक की फंडिंग एजेंसीज भी अलग होती हैं। कई बार IQAC का फंड अब जैसे 2 साल पहले आया था 1.5 लाख रुपए का, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया था कि हमने बहुत सारे टीचर्स को बोला था कि आप अटेंड करो, हम लोग आपका रीइंबर्स करेंगे। हम उनको बल्कि अवेयरनेस देते थे, प्रोग्राम शेड्यूल फॉरवर्ड करते थे, हमारे ऑफिशियल ग्रुप में हम लोग शेयर करते हैं कि ये इवेंट हो रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नॉन टीचिंग का प्रोग्राम हो रहा है उसमें आप इंटरेस्टेड हैं। तो इससे क्या होता है कि नॉन टीचिंग टीचिंग सभी के प्रोफेशनल डेवलपमेंट मैंडेटरी है आज के सिनेरियो में, क्योंकि अगर हम स्टेगनेट हो जाएंगे तो हमें नई बातों का, नई चीजों का अपडेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशन बहुत पीछे जाता है। एक टीचर की डेवलपमेंट एक इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट है, और एक इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट एक नेशन की डेवलपमेंट है। तो हमें इन लिंकेजेस का बहुत ध्यान रखना है कि हमें बहुत ही अच्छे लेवल पर जहां तक हो सके टीचर्स को मदद करनी चाहिए कि हमें कितना रिफंड उनको करना है। तो ये चीजें आपको नैक में एक इसका नंबर देना पड़ेगा। अगर नंबर कम है तो परसेंटेज में दे दो, अगर परसेंटेज अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है तो नंबर में दे दो। अब ये आपको अपना वाइज डिसीजन लेना है कि हमें रिपोर्टिंग कैसे करनी है, एज ए परसेंटेज और एज ए नंबर। उसके बाद है 6.3 फैकल्टी एम्पावरमेंट स्ट्रेटजीज, कि आप अपनी फैकल्टी को कैसे एम्पावर कर सकते हैं। अब मैंने आपको अभी बताया कि स्वयं प्लेटफॉर्म पे और बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं। उन ऑनलाइन कोर्सेज को कर कर टीचर्स को बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल इसलिए दूंगी, ये नहीं है कि मैं अपने बारे में कुछ बहुत अच्छा बताने जा रही हूँ, मैं अपने बारे में बस बताने जा रही हूँ कि मैं इस लॉकडाउन पीरियड में क्या क्या कर रही हूँ और आप क्या क्या कर सकते हैं। और ये सारा डेटा हमें नैक में काम आएगा। आप अपनी तो डेवलपमेंट कर ही रहे हैं, पर आप इससे कॉलेज की डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, और नैक इसके आपको 5 नंबर देता है। मेरे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमने नैक की विजिट से पहले जब हमारी एक वो नैक आपको चांस देती है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी रिपोर्ट को एक्सटेंड करके रिवाइज करके भेज सकते हो, उसके अंदर हमने उससे पहले लोगों को सेंसिटाइज किया था कि आप मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करिए, जिसको मूक्स कहते हैं। ये MHRD का स्वयं का प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। कोई 2 वीक्स का है, कोई 3 वीक्स का है, कोई 4 वीक्स का है, कोई 2 वीक्स का है, कोई 8 वीक्स का भी है, कोई 6 मंथ्स का भी है। तो जैसे जैसे सब्जेक्ट वाइज एक्टिव कोर्सेज हैं, स्वयं का आप डाउनलोड करिए अपने मोबाइल पे, एक्टिव कोर्सेज देखिए, आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड जो भी मैच करता है उसके अंदर आप एडमिशन लीजिए। बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म है, सारे नोट्स आपको मिलते हैं, वीडियोज आपको मिलते हैं। आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अगर आपको उसको एक्सेलेंस की तरफ लेके जाना है, तो उससे रिलेटेड जितने भी मूक्स में कोर्सेज हैं, चाहे वो इंडिया के हैं चाहे वो बाहर के हैं, एक ही लाइन में बढ़िए, फोकस बढ़िए, नैरो होकर बढ़िए। ये नहीं कि आपने एक कोर्स मार्केटिंग का करा, दूसरा फाइनेंस का कर लिया, चौथा आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कर लिया, जो आपका एरिया है। अब हमें इस पोजीशन पे, अब मुझे 27 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए, तो अब मैं अपना जो ये अपना CV बिल्ड कर रही हूँ, वो इसलिए कर रही हूँ मल्टी एरियाज में, क्योंकि एज ए प्रिंसिपल मुझे बहुत सारे एरियाज की नॉलेज गेन करनी पड़ती है, मुझे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को डील करना पड़ता है। तो जब तक एक लीडर को नहीं पता होता कि ये चीज क्या है, तो आप गवर्न कैसे करेंगे। तो मैं अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को एज ए लीडर इम्प्रूव करने के लिए, मैं इस टाइम पे 5 ऑनलाइन कोर्सेज कर चुकी हूँ और उनके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। देयर एंड देन आपका जो सर्टिफिकेट वो जनरेट हो जाता है।
अगर पेड कोर्सेज हैं तो उसका भी आपको दिखाना चाहिए, अनपेड कोर्सेज हैं वो भी आपको दिखाना चाहिए, या आपके सेल्फ फंडेड है। सेल्फ फंडेड मतलब आपको अपने आप से ही पैसे देने हैं। दूसरी बात, ये सेल्फ पेस्ड है, ये कोविड एरा को देखते हुए ही बने हैं, ऐसा लगता है मुझे कि आज आपका मन नहीं है पढ़ने का तो आप वो कोर्स को ज्वाइन मत करिए। आपकी ईमेल आईडी पे जहाँ पे आपने कोर्स को छोड़ा वहीं से वो आपको दिखाता है रिज्यूम कोर्स, तो आप कोर्स रिज्यूम करिए। इसको हम बोलते हैं सेल्फ पेस्ड कोर्सेज। आप अपनी स्पीड से, अपने मन के हिसाब से, अपने दिल के हिसाब से इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एज सेल्फ पेस्ड कोर्सेज। सेल्फ पेस्ड कोर्सेज में हमें क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से चीजों को रन कर सकते हैं और जब मर्जी उस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। तो नैक में जो भी आपको इस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप कर रहे हैं, एड ऑन कोर्सेज हम कर रहे हैं। मैंने अभी एक कोर्स किया है हार्वर्ड से, तो हार्वर्ड के कोर्सेज इतने अच्छे हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। हार्वर्ड के अच्छे हैं, MIT के अच्छे हैं, और एडेक्स का है प्लेटफॉर्म। तो ये फ्री कोर्सेज भी देते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज देते हैं, और कई पेड होते हैं, कई फ्री होते हैं। किसी में सर्टिफिकेट मिलता है, किसी में सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो ये आपको देखना है कि आपको इन चीज़ों को कैसे रन करना है, इन चीज़ों को आपको कैसे फॉर्म करना है। तो ये सारा जो डेटा है वो आपको नैक के अंदर आपको देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी सेल्फ डेवलपमेंट भी है और नैक के अंदर ये डेटा भी आपको बहुत ही मदद करेगा। तो काइंडली ऑल ऑफ यू एनरोल योरसेल्फ फॉर मूक्स। मैंने तो अपने कॉलेज के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैंने एनरोल करवाया हुआ है। मेरा बेटा 12th में है, छोटे वाला, मैंने उसको भी एनरोल करवाया हुआ है। मेरा बड़ा बेटा एडवोकेट है, LLM कर चुका है, उसको भी मैंने ज्वाइन करवाया हुआ है। मेरे हस्बैंड एक डायरेक्टर है प्राइवेट कंपनी में, इस टाइम पे उनको भी मैंने लीडरशिप प्रोग्राम्स में मोटिवेट किया है कि आप ज्वाइन करो, आपकी स्ट्रेटेजी बिल्डिंग अच्छी होगी, पॉलिसी मेकिंग अच्छी होगी। ये सब चीजें मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बता रही हूँ कि ये चीज आपसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन लिया है तो वो हमेशा आपका ही रहेगा। तो ये इस पीरियड का फायदा उठाइए, इस पीरियड को, अपने आप को, अपने इंटेलेक्ट को, अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को, एकेडमिक एक्सेलेंस को जितना ऊपर लेके जा सकते हैं आप जाइए। और इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छा एक लेवल मिलेगा अपने आप को बढ़ाने का। और लक्ष्मी जी, जहां तक हो सके, जितनी जल्दी हो सके, अपने कॉलेज का ऑर्गेनोग्राम बनाइए। जैसे मैंने आपको बताया था, एक ट्री स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले आपकी गवर्निंग बॉडी जिसके अंदर आप बने हैं, फिर आपकी प्रिंसिपल आएंगी, फिर कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी है, उसके बाद आप उसको एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक में डिवाइड कर सकते हैं। और उससे एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव से ऊपर IQAC आएगा, IQAC के नीचे नैक आएगा, क्योंकि नैक जो है वो IQAC हम लोग ब्रॉडर मानते हैं, हालांकि नैक के अंडर आता है। तो जैसे भी आपकी प्रिंसिपल कहें और 8-10 रिपोर्ट्स पढ़िए, उसमें कैसे ऑर्गेनोग्राम बना हुआ है, मेरे हिसाब से तो फोटो के साथ, लिंक के साथ, कि अगर आपके कॉलेज में किसी ने किसी को भी कांटेक्ट करना है तो डायल नाउ आ जाए, उसका फोन नंबर आ जाए, उसकी ईमेल आईडी आ जाए। और तो ये जितना अच्छा ऑर्गेनोग्राम बनता है उतने अच्छे आपको मार्क्स भी मिलते हैं। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि फैकल्टी एम्पावरमेंट स्ट्रेटेजीज जितनी आप अपने इंस्टीट्यूट में ला सकते हैं वो आप लाइए, और उसका लिंक कॉपी पेस्ट करिए। मैं अब आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप अपनी फैकल्टी को कैसे कैसे हेल्प कर सकते हैं। जैसे आपके टैक्स के अंडर प्रोविडेंट फंड का अमाउंट कटता है, तो प्रोविडेंट फंड का आपका अपना फंड है, आप अपनी सैलरी से कटवा रहे हैं, और सैलरी से कटवाने के बाद जो भी अमाउंट उसमें इकट्ठा होता है, तो वो अमाउंट जो है आप जितना भी अमाउंट आपका कट रहा है, अगर आपको कोई, आपके घर में शादी है, अगर कोई आपके घर में बीमार हो गया है, अगर आपको कोई अपने घर का रेनोवेशन करवाना है, तो इमीडिएटली आपका PF में से आप विड्रॉल कर सकते हैं। 190% विड्रॉल भी कर सकते हैं और पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटी आपको देनी चाहिए। क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता भी नहीं लगता कि आप अपने आप एक लेवल पे कंट्रीब्यूशन सभी से ले लीजिए, जो कि आपके क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी एक बनाइए। उसके अंदर पैसा आपका कटेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और जिसको लोन लेना है वो उससे वो लोन देगा, और आपको लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट आपको देगा और आपको मिलेगा। तो इस तरह के क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी आप बना सकते हैं अपने कॉलेज में। प्रोविडेंट फंड के लोन्स की फैसिलिटेशन आप उनको दे सकते हैं, आप उनको कैंटीन्स अच्छी दे सकते हैं, वॉशिंग प्लेसेस दे सकते हैं, काउंसलिंग दे सकते हैं, और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स थोड़े से आप, क्योंकि कोविड एरा के बाद तो वर्क फ्रॉम होम का हो सकता है स्ट्रेटेजी बन जाए कि आपको 3 दिन कॉलेज जाना है, 2 दिन आपको घर रहना है। इस तरह के फ्लेक्सिबल आवर्स थोड़े से किसी लेवल पे
अगर किसी को इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, तो उनको जरूर देने चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपको अपनी बनानी चाहिए। पेंशन स्कीम्स इस तरह की बनानी चाहिए जो उनको फायदा दें। और लोन्स आप दे सकते हैं, हाउसिंग फैसिलिटी लोन दे सकते हैं आप, हाउसिंग फैसिलिटीज और हाउसेज दोनों दे सकते हैं। विमेन फ्रेंडली वर्क प्लेसेस बना सकते हैं। विमेन की स्पेशल नीड्स होती हैं, जैसे आपको सैनिटरी नैपकिन मशीन्स आपको लगवानी है, सैनिटरी नैपकिन बर्नर आप लगवा सकते हैं। मैं आपको वो जगह बता दूंगी जहाँ से फ्री लगता है। वो मिनिस्ट्री और एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो फ्री लगा के देती है। मैंने अपने कॉलेज में भी लगवाया है। आप जो भी गर्ल्स कॉलेज है, मैं उनके लिए खास करके बोल रही हूँ, ये गर्ल्स कॉलेज है इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे मैं बोल रही हूँ कि ये इस तरह की चीजें अगर आप, क्योंकि आपकी गर्ल्स भी हैं और फीमेल स्टाफ भी हैं, तो फीमेल फ्रेंडली वर्क प्लेसेस, खास करके को एजुकेशनल में हम लोग खास करके ध्यान रखते हैं कि विमेन की सारी स्पेशल नीड्स का ध्यान रखा जाए। मेडिकल रूम में इमरजेंसी इंजेक्शन होने चाहिए, नर्स हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, डॉक्टर ऑन कॉल जो बिल्कुल पास में रहता है, उसका परमिशन आप अपनी गवर्निंग काउंसिल से ले सकते हैं कि अगर कोई टीचर बीमार हो जाए तो हम कैसे और क्या क्या लें। सेफ्टी मेजर्स आप दे सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगवा सकते हैं, जो आपका जहाँ से आपको पानी मिलता है उसकी प्रॉपर सर्विस आप करा सकते हैं, प्रॉपर लाइटिंग वेंटिलेशन का अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। और अगर कोई एम्प्लॉयज की कंप्लेंट है तो उसको इमीडिएटली आपको रिजॉल्व करना चाहिए। आप कोई अगर इस तरह का प्रावधान हो तो आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी दे सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में अभी तो ये क्राइसिस है, आने वाले टाइम में क्लाइमेट क्राइसिस होगा। कभी इस मौसम में ओले नहीं गिरे थे और अभी 3-4 दिन पहले आपको पता है किस तरह का तूफान आया था। तो इस तरह के क्राइसिस के लिए अब हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, खास करके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कभी भी अफेक्ट ना हो। और स्पोर्ट्स और गेम्स फैसिलिटीज, हेल्दी एटमॉस्फेयर, इस तरह की स्ट्रेटेजीज आपको बनानी चाहिए। और इससे आप अपने फैकल्टी को एम्पावर भी कर सकते हैं और उनको फैसिलिटेट भी कर सकते हैं बाय गिविंग ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज टू देम। उसके बाद 6.3 है आपका फैकल्टी एम्पावरमेंट स्ट्रेटजीज। आप अपनी फैकल्टी को एम्पावर कैसे कर सकते हैं। उनका एम्पावरमेंट सिंपल ये है कि आप उनको हर फाइनेंशियल सपोर्ट दो, मेंबरशिप फीस दो, प्रोफेशनल बॉडीज का पार्ट बनाओ। इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। और मैंने आपको अभी बताया कि फैकल्टी एम्पावरमेंट स्ट्रेटजीज में प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अटेंड करिए, शॉर्ट टर्म कोर्सेज अटेंड करिए, नैक इसके आपको 5 नंबर देगा। उसके बाद मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे आ रही हूँ, फैकल्टी एम्पावरमेंट स्ट्रेटजीज फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारे सेंट्रल कॉलेजेस में नॉन टीचिंग का एक परफॉर्मा भरा जाता है जो उसका सीनियर भरता है कि क्या इसकी सर्विसेज सेटिस्फैक्ट्री है। और जब वो उसकी प्रमोशन होती है तो वो कागज उससे मांगे जाते हैं कि ये जो भी जिसके अंडर भी ये काम कर रहा था तो उसने बहुत अच्छे से काम किया और उसने अपनी पूरी भी सारी पोजीशंस जो भी उसको दी गई थी, फंक्शनिंग उसको जो दी गई थी, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी, उसका अच्छा काम किया। तो इस तरह की रिपोर्ट्स हम लोग नॉन टीचिंग की भरते हैं। टीचिंग की भी अभी इस तरह का ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं लग रही थी, पर अब हमें टीचिंग की भी IQAC स्कोर जनरेट करना है जो स्टूडेंट, ये भी आप अपने लेवल पे बना सकते हैं कि हम स्टूडेंट टीचर्स का इवैल्यूएशन कैसे करें। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इसलिए रहता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन इस तरह के काम को नहीं करने देती है। पर अब क्योंकि नैक का मैंडेटरी कंप्लायंस है तो बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के 80 में से मेरे ख्याल से तो 20-25 कॉलेजेस ये इम्प्लीमेंट कर भी चुके हैं कि हर टीचर का IQAC स्कोर जनरेट करके वेबसाइट पे डाला जाता है कि उसने किस तरह से पढ़ाया, बच्चे उससे कितना खुश हैं। तो इस तरह की चीजें, इसके भी बहुत सारे पैरामीटर्स। अगेन आई विल टेल Lakshmi to do a brainstorming session on every small policy which you are making for the college. उसमें सभी का रहेगा और उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे सभी पूरे कॉलेज से सिग्नेचर्स आपको हर पॉलिसी पे लेने चाहिए कि हमने ये पार्टिसिपेटरी अप्रोच करके आइडिएशन वर्कशॉप करने के बाद और पूरी माइंडफुल एक्सरसाइज करने के बाद ये पॉलिसीज को बनाया गया। इसलिए कभी भी कोई भी उठकर आपके अगेंस्ट मूव नहीं कर सकता। उसके बाद फंड्स, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कई बार आपको देती है फिलैंथ्रोपिक पोजीशन से, किसी ने AC लगवा दिया, किसी ने RO सिस्टम लगवा दिया या किसी ने सिर्फ पैसा दे दिया, तो उसका इंफॉर्मेशन आपको देनी है। उसके बाद आप आ जाइए इस पे 6.4.3 पे, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजीज फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। आप ये है कि आपका डिस्क्रिप्शन जो है आपके सोर्सेज की कि आपके पास कैसे फंड आया और आपने उस फंड को कैसे मोबिलाइज किया,
कहाँ से पैसा आया, कैसे यूज किया, इसका भी आपको नैक को इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। इससे बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म आ जाता है कि हमारे पास इस जगह से इतना पैसा आया और इसकी हमने इस तरह से यूटिलाइजेशन करी, तो कैसे यूटिलाइजेशन करी, कहाँ से पैसा आया, इसका सारा इंफॉर्मेशन आपको नैक को देना पड़ेगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, कई बारी क्या होता है कि इंटरनल जो भी पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, जहाँ पे भी आप खर्चा कर रहे हैं, कोई भी ऑगमेंटेशन मतलब कोई भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो आपको अपने अकाउंट्स के का ऑडिट कराना मैंडेटरी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में अब CAG मैंडेटरी हो गया है। तो CAG मैंडेट अगर ऑडिट किसी का है तो वो नैक उसको बहुत उसके एब्स्ट्रैक्ट्स को और उसकी स्टेटमेंट्स को एज अ प्रूफ मानती है। तो आप भी जो भी अकाउंट्स सेक्शन है उसको आप थोड़ा पुश करिए कि वो अपने जल्दी से जल्दी अकाउंट्स को ऑडिट कराइए। बट इस टाइम पे कोविड एरा में थोड़ा सा सिचुएशन डिफिकल्ट है, बट यस ये सिचुएशन जैसी भी वो निकल जाती है, वी शैल ओवरकम this particular stage also. So all the accounts department people be very vigilant on every small expense you do, because this is your responsibility and accountability to take care of each and every procedure which is being followed by the accounts department. उसके बाद आपकी इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल को बार बार मीटिंग करनी चाहिए, फ्रिक्वेंटली मिलना चाहिए, और कौन कौन से क्वालिटी के स्टेप्स लिए हैं जितने भी क्राइटेरिया में, जैसे आपने क्राइटेरिया 4 में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया, ICT एनेबल्ड क्लासरूम्स बनाए, स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए, लेक्चर कैप्चरिंग मैकेनिज्म बनाया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, पर IQAC के आपको मिनट्स हर टाइम पे जो भी डेवलपमेंट हो रही है या होनी है उसके मिनट्स आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करने चाहिए। जो भी हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने की बात करते हैं वो हमेशा मिनट्स के थ्रू होगी। IQAC मिनट्स आपको प्रॉपरली हर एक्टिविटी से पहले बनाने चाहिए। अगेन IQAC मेंबर्स के इस पे साइन हो, सारे स्टेक होल्डर्स के साइन हो। ये तो एक प्रोसीजर और पॉलिसी बना लीजिए कि हर चीज में हर एक में हर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी पे सभी स्टेक होल्डर्स जो उससे अफेक्टेड हैं उसके बारे में आपको सिग्नेचर्स लेने हैं, और पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस से ही पॉलिसीज भी बनानी है, और सारी पॉलिसीज का अप्रूवल अपने गवर्निंग काउंसिल से ले लेना है। तो आप बिल्कुल 100% सेफ होकर कॉलेज को रन कर सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग द स्टेप्स। प्लीज डू अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन and ideation workshop on making of various policies for the NAC. After the ideation workshop, make the document. आप उससे 2-3 मतलब उसको आप फिर से रिव्यू भी करवा सकते हैं। रिव्यूअर्स के नाम भी मैं आपको दे दूंगी, नैक वाले लोगों से भी आप करवा सकते हैं, रिव्यूअर्स के नाम आपको हम पर्सनली दे देंगे। उसके बाद आप कंसल्टेंसी थोड़ी सी ले सकते हैं, जैसे सेल्फ स्टडी रिपोर्ट आपकी बन गई या सारे क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन आपने डाल दी, तो आप अब उसको इम्प्रूव करने के लिए कंसल्टेंसी ले सकते हैं। ये IQAC के इनिशिएटिव्स में आता है कि हमने तो बेस्ट कर लिया पर हम अब इसकी रिपोर्ट राइटिंग के लिए थोड़ी सी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो नोबडी विल स्टॉप यू बिकॉज दिस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ एंड हायर ग्रेडिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो इस तरह के जो भी आपने क्वालिटी इनिशिएटिव्स लिए हैं तो वो आपको एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट, अगर आप NIRF में पार्ट ले रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि नेशन वाइड रैंकिंग है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, उसका भी NAC की तरह अलग प्रोसीजर होता है। तो उसमें आप पहले 100 में कहाँ पे प्लेस होते हैं, वो 200 का डेटा आपको देते हैं, बट जो अच्छा माना जाता है फर्स्ट 100 में माना जाता है, तो उसके भी कंप्लायंसेस इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ISO सर्टिफिकेशन नहीं कराई है तो आप ISO सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से, और कोई भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स इस तरह के मिल जाते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने इंस्टीट्यूट को ISO सर्टिफाइड बनवाइए, NIRF रैंकिंग करवाइए, और NAC के ग्रेड को इम्प्रूव करिए। अगर आप कुछ टेक्निकल कोर्सेज रन कर रहे हैं तो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से भी उसको, जैसे NAC के पैरामीटर्स हैं, अगर आपके कॉलेज में इंजीनियरिंग या कोई टेक्निकल कोर्स रन हो रहा है तो NBA के भी आपकी प्रोविजंस हैं, तो आपको NBA के हिसाब से भी उसको एक्रेडिटेशन करवाना चाहिए, इसका अलग बोर्ड है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इस फ्रेमवर्क में बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। एंड इफ़ यू विश टू सक्सीड, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि व्हेल जो है, फिश, वो बहुत डीप वाटर में मिलती है। तो सक्सेस भी हमें बहुत ही डीप पॉलिसीज में, डीप फंक्शनिंग में मिलता है।
तो अगर आपको वेल को पाना है, अगर आपको सक्सेस को पाना है, तो आपको डीप वर्किंग करनी पड़ेगी, बहुत ही मेटिकुलसली पॉलिसीज को फ्रेम करना पड़ेगा, टीचर्स को पार्टिसिपेटरी अप्रोच में लाना पड़ेगा, स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन को बढ़ाना पड़ेगा, उनको सपोर्ट सिस्टम्स देने पड़ेंगे, उनकी हर चीज को, प्रोफेशनल डेवलपमेंट को मोटिवेशन देना पड़ेगा आपको कि आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज करिए, ये इंस्टीट्यूट के लिए भी अच्छा है और आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात को समझा पाई हूँ। अगर कोई भी क्वेरी है तो IQAC क्लस्टर पे आप डाल के दे सकते हैं, पर मैं आपको इतना एक जरूर बताना चाहूंगी कि सारी की सारी चीजें अगर आपने एक साइकिल में आप दे चुके हैं तो अगले साइकिल में वो चेंज हो सकती हैं, अपडेट हो सकती हैं। अपडेशन मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का इंप्रूव करने का मतलब ही अपडेशन है, तो NAAC का मतलब ही है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो आपका IQAC कन्वीनर आपका ऐसा होना चाहिए कॉलेज में जो कि सभी को मोटिवेट करे, सभी को आगे बढ़ाए। आपके ऑर्गेनाइजेशन की लीडर का तो मुझे बहुत ही अच्छा पता चल चुका है, और IQAC कोऑर्डिनेटर मैं तो अभी ज्यादा बातचीत मेरी लक्ष्मी जी से, आरती जी से और वीरेंद्र जी से ही है, तो मैं 3 लोगों को ही जानती हूँ। बट मुझे इन 3 लोगों से बात करके ऐसा लगता है कि पूरा आपका जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो बहुत ही अच्छी सक्सेस की दिशा में जा रहा है, और मैं ऐसा कामना करती हूँ कि आपका ग्रेड हमेशा बढ़ता ही रहे और अल्टीमेटली आप एक ऑटोनोमस कॉलेज बन जाएं जहाँ पे आपको और भी बढ़ने का मौका मिले, और सेल्फ फंडेड की तरफ भी आप मूव करना शुरू हो चुके हैं। जैसे इस वर्कशॉप से ही आपका फंड जनरेट हुआ है, इस तरह के फंड जनरेशन अब हमारे सारे हायर ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बन चुके हैं बिकॉज ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, एंड ओवर टू लक्ष्मी। मैम, डॉक्टर नमिता मैम, थैंक यू सो मच कि आपने कॉलेज के लिए, मेरे कॉलेज के लिए इतनी अच्छी बात कही, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे आज के सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपने गवर्नेंस लीडरशिप की बात करी, आपने विजन और मिशन, जो बहुत ही बारीक अंतर है इन दोनों के मध्य में, आपने उसको बहुत ही बारीकी से इसको रेखांकित किया। साथ ही आपने विजन और मिशन के स्टेटमेंट में कॉम्बिनेशन किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, आपने उसी विषय में बताया। इसके साथ ही आपने नेचर ऑफ गवर्नेंस, नेचर ऑफ गवर्निंग कॉन्सेंस पॉलिसीज, इसी के साथ पर्सपेक्टिव प्लानिंग के बारे में आपने बात की, आपने ज्वाइंट डिसीजन पॉलिसीज के बारे में बताया, कॉलेज डेवलपमेंट कमेटीज किस तरह से बन सकती हैं, किस तरह से वो अपने संस्थान की प्रगति में सहायक हो सकती हैं, आपने बहुत अच्छे से बताया। इसी के साथ में आपने इफेक्टिव लीडरशिप, कि इफेक्टिव लीडरशिप किस तरह से हो सकती है, इफेक्टिव लीडरशिप के द्वारा हम किस तरह से अपने संस्थान को आगे ले जा सकते हैं। इसी के साथ में आपने फैकल्टी एम्पावरमेंट स्टडी के बारे में और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, इसके अतिरिक्त भी आपने बहुत सारी जानकारी दी मैम। कुल मिला के जो आज का हमारे 6ठे दिन का जो सेशन रहा, बहुत 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 सारगर्भित रहा, और ऐसा मेरा भी मानना है, और जो हमारे पास मैसेजेस बराबर आ रहे हैं चैट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप पे, उससे भी यही पता चलता है कि आज का सेशन भी अन्य सेशंस की भांति सभी लोगों ने बहुत पसंद किया। डॉक्टर नमिता मैम। हाँ जी, की बात थी। लक्ष्मी जी, मैं आपसे दो चीजें बोलना चाहूंगी। एक तो मुझे जो भी आइडियाज अभी जो मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे, मुझे वो आज रात तक आप सबको डेडलाइन दे दीजिए कि अभी 2 बजे तक आपको सारे मेल कर दें, क्योंकि मैं उन सबको बहुत अच्छे से स्टडी करके जस्टिस करना चाहती हूँ। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आइडिया मुझे लगेगा वो मैं आपको मेल पे दे दूंगी, और आप उनके सर्टिफिकेट बनवा के चीफ गेस्ट के द्वारा आप उनका मतलब वो फ्रेम में भी दिखें और उनको अच्छे से सम्मान मिले। मैं ऐसा चाहती हूँ, क्योंकि इन आइडियाज को जनरेट करने के लिए बहुत दिमाग लगता है, बहुत दूसरे से अलग चीज कहने की बहुत हिम्मत लगती है। तो ऐसे टीचर्स को जो ये आइडिएशन वर्कशॉप में उनको पुरस्कृत किया जाएगा, उसकी आपको मुझे आज ही जानकारी देनी पड़ेगी ताकि मैं उस पर जस्टिस कर पाऊँ। और आगे आने वाले टाइम पे मैं आपको कल नंबर ऑफ पॉलिसीज बताऊंगी, उन पॉलिसीज का नाम भी बताऊंगी। आप उन पॉलिसीज पे आप अपने लेवल पे ही, आपको किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं है। आपके अपने ही टीचर्स इतने अच्छे हैं, पर वैसे आप पार्टिसिपेशन ओपन रख सकते हैं और इसमें भी आप जो भी आपका फंड रेजिंग है वो भी कर सकते हैं। पर इसकी जो चेयरिंग है वो मैं आपको हर सेशन में, जैसे आज आपने एक वर्कशॉप करी उसमें मैं इनॉग्रल में आ जाऊंगी, उसके बाद आपस में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन को के पॉइंट्स को नोट करिए कि हमारे पास ये पॉइंट्स आए हैं, इन पॉलिसीज में ये होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे ये चीज
हो जाएगी तो आपके लिए एक बेस तैयार हो जाएगा और नैक का काम बहुत ही अच्छे लेवल पे चलेगा। तो हम सारी पॉलिसीज के ऊपर एक एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेंगे। बेशक आप इसको इंटरनल प्रोग्राम ही बना के रखिए, क्योंकि किसी और कॉलेज की सॉल्यूशंस आपके कॉलेज की सॉल्यूशंस नहीं है। आपको फिट टू पर्पस करके वर्कशॉप का नाम देना है। फिट टू पर्पस, आप समझ रही हैं? फिट टू पर्पस आपके अपने कॉलेज की पॉलिसी फ्रेमवर्क की आइडिएशन वर्कशॉप है। फिट टू पर्पस आप उसका नाम रखिए, जिसमें सिर्फ आपके कॉलेज के लोग ही होंगे। आउटसाइड पार्टिसिपेशन इसमें बल्कि ना करें तो अच्छा है, क्योंकि जो भी इसके आउटकम्स आएंगे आप मुझे वो भेजेंगे वर्ड फाइल में। वर्ड फाइल में मैं आपको टिक कर दूंगी, उसके बाद आपकी वो पॉलिसी एकदम तैयार हो जाएगी कि आप इसमें मैं टिक कर दूंगी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट आप ये करेंगे तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आपको इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के लिए या इस पर्टिकुलर चीज के लिए कंप्लीट होगी। तो इससे क्या है कि आपकी पूरी नैक की पॉलिसी और प्रोसीजर फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा। उसमें क्या क्या स्टेक होल्डर्स होने चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, ये मैं इनॉग्रेशन में फर्स्ट सेशन में जो भी पॉलिसी है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी कि आप किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसकी चेयरिंग भी कर दूंगी और आपको पॉइंट्स बिल्कुल जॉट डाउन कर दूंगी, क्योंकि मैं ये काम काफी लेवल पे कर चुकी हूँ और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए भी मैं काम कर रही हूँ। उनकी एज एन एक्सपर्ट मैं एम्पैनल्ड हूँ वहाँ पे, और यूजीसी पे भी और कई एकेडमिक कमेटीज में मेरे को डाला गया है। तो मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो आगे बढ़ना चाहिए हमेशा, कोई कंपटीशन नहीं है। अब आप ये सोच सकते हैं कि मैं अपने कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, पर मैं इतनी डीप टिप्स आपको क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सभी आगे बढ़े। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज की सेशन के लिए विदा लेती हूँ, और मैं कल आपको 11:30 पे जो हमारा 11:15 का टाइम है, लक्ष्मी अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं। कल मेरी भी कल मुझे कॉलेज नहीं जाना है, तो 11:30 बजे भी मैं आ सकती हूँ और 11:15 भी आ सकती हूँ, जैसे आपको ठीक लगे। डॉक्टर नमिता मैम, चूंकि कल हमारे मिनिस्टर जी हमारे साथ में होंगे तो हमारा कल समापन सत्र होगा, तो अभी हम लोग की मीटिंग है तो उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे। पूरी कोशिश यही होगी कि हम लोग अपना सत्र थोड़ा सा पहले शुरू करें, जिससे कि जितने भी हमारे तो जुड़े अभी हुए। फिर नहीं, तो देखिए हम लोग 11 बजे ही मिलते हैं कल भी, ताकि मैं कुछ एडिशनल बातें भी आपसे कर सकूं। ठीक है, तो 11 बजे का सेशन है कल का, तो मैं कल 11 बजे आप लोगों से मिलती हूँ। मेरा सभी को नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर नमिता मैम, 2 मिनट के लिए मैं पहले आपको रोकूंगी कि आपने जो आइडिएशन वर्कशॉप के लिए कहा था, उसमें हमने अपने सभी प्रतिभागियों को कल शाम 6 बजे तक का समय दिया था। तो बहुत सारी एंट्रीज हमारे पास, बहुत सारे डॉक्टर नमिता, लक्ष्मी एक मिनट, मेरे को डॉक्टर नमिता जी से बात करनी है। डॉक्टर नमिता, ये जो फिट टू पर्पस वाली वर्कशॉप है, इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा? आप देखिए कि आप एक ही दिन में, अब जैसे आप यहाँ पे 2 घंटे आप आराम से अपने फैकल्टी से डिस्कस कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटा अगर आप करेंगे तो 2 पॉलिसीज बन जाएंगी आपकी। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप ये बहुत मतलब इमीडिएटली ही शुरू कर दीजिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि अभी लोगों का एक पेस बना हुआ है और लोगों को आदत पड़ी हुई है कि हमें रोज 11:15 बजे मिलना है, तो उस मिलने का जो है वो जारी रखिए। ठीक तो है, अभी लोग अभी सीखा भी है, नहीं तो सीख के भूल भी जाते हैं, चीजें माइंड से निकल जाती हैं। ठीक है, ओके। जी जी, थैंक यू नमिता मैम। तो चूंकि जैसा कि अभी आपने कहा शाम को 6 बजे तक आपने उन एंट्रीज को खोल दिया है, उन क्वेश्चंस के आंसर के लिए खोल दिया, तो मेरा सभी प्रतिभागियों से निवेदन कि अभी आपके पास समय है। जिन्होंने भी अभी इस वर्कशॉप के लिए अपने आंसर्स नहीं दिए हैं, उनको एक मौका और मिल रहा है। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग 3 बजे तक अपने अपने उत्तर को लिख दीजिए और था बेटे जो प्रूफ आया था ना, सारे आंसर वर्ड फाइल में भेज दें। आप मुझे एक वर्ड में कॉपी कर दीजिए विद नेम, वर्ड पे कॉपी करके भेज देना मुझे। जी जी, मैं आपको वर्ड में कॉपी करके भेजूंगी। ठीक है, और इन्हीं शब्दों के साथ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ अपनी आदरणीय परम पूज्य मार्गदर्शक के रूप में डॉक्टर नमिता राजपूत मैम का इसी के समय बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कॉलेज की विदुषी प्राचार्य जिन्होंने हमेशा नवीन चीजों को एक प्लेटफॉर्म देने का बहुत ही साहसिक प्रयास किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पूरी की पूरी टेक्निकल टीम, विशेष रूप से डॉक्टर आरती सिंह जी का, जिन्होंने दिन रात एक करके इस वर्कशॉप के लिए, इसके सफल आयोजन के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। इसी के साथ देश विदेश से इस विश्व मंच पर जुड़े हमारे प्रतिभागियों का, जिनके अभाव में हमारा यह मंच अधूरा था, जिनके अभाव में हमारा यह मंच सुना था। मित्रों,
निश्चित ही आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही प्रभावशाली रहा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा आपने। तो बहुत ज्यादा ना बोलते हुए मैं पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और कल पुनः हम लोग मिलेंगे इसी मंच पर, इसी जगह पर 11 बजे। और कल और भी कुछ होने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, मस्त रहिए। कल फिर मिलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग मीटिंग लीड कर सकते हैं। Excuse me, Dr. Lakshmi Gupta. प्लीज कहिए। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम। वीडियो मैडम, एक वीडियो बेस्ट practices in the institution is a very important part. I think वो कहीं शायद मिस हो गया है या थोड़ा टेस्ट प्रैक्टिस। यस। ओके, मैं बात करती हूँ और जो भी कमियां रह गई हम लोग उनको भी दूर करेंगे। वेबिनार की फलस्वरूप, वेबिनार की सफलता के फलस्वरूप इस वर्कशॉप का आयोजन हुआ और इस वर्कशॉप के कारण अभी आगे और भी आयोजन होने बाकी हैं। तब तक मैं अपने ये क्यूरी में भी अपना एड्रेस को डाल दूंगा। तब तक जुड़े रहिए आप लोग www.gle.ac.in पर। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। I request all the participants to please leave the meeting now. गुड आफ्टरनून मैम। हेलो मैम, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो 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 मैम। हेलो मैम।